Namaskar. Today we will discuss about the another cell organelle, that is mitochondria. हम अभी इसमें बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड में अगला जो टॉपिक है वो हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और बॉटनी में जो थर्ड पेपर है सेल बायोलॉजी, उस पे हम सेल ऑर्गेनेल्स पे लगातार चर्चा कर रहे हैं और अगला यही वीडियो माइटोकॉन्ड्रिया पे है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हम कोशिका के शक्ति गृह के रूप में जानते हैं। पहले के जो लेक्चर है उसमें हमने सामान्य परिचय इसका किया था। आज हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर क्या है, इसमें एटीपी का प्रोडक्शन कैसे होता है, ये कौन कौन सी संरचनाएं हैं जो इस माइटोकॉन्ड्रिया को स्पेसिफिक बनाती है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो चलिए हम आज एक नए कोशिकांग पर बात करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि पहले भी हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले डिस्कवर किया था एल्बर्ट वॉन कोलिकर ने। टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन आते हैं, इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड, इसके टर्म से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसको बायोप्लास्ट नाम दिया था रिचर्ड अल्टमैन ने, और माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया कार्ल बेंडा द्वारा। ये हम चीज ध्यान रखेंगे। ये यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का इसे हम पावर हाउस कहते हैं, और पूरी सेल की टोटल एनर्जी प्रोडक्शन यानी एटीपी सिंथेसिस का टोटल 95% जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नंबर जो है कि कितनी संख्या पाई जाती है एक सेल में, ये डिपेंड करता है उसके टाइप्स पे और साइज ऑफ द सेल पे। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं आसानी से। इसकी लेंथ जो है वो 5 to 10 माइक्रोन और डायमीटर इसका 0.5 to 1 माइक्रोन। ये जो है एक थ्रेड लाइक, रोड लाइक, ग्रेन्यूल जैसी इसकी आकृति होती है। और जैसा कि हम डायग्राम में आगे भी इसकी चर्चा करेंगे, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है ये, दोहरी झिल्ली युक्त ये कोशिकांग है। और इसमें ये एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी है, इसका अपना डीएनए होता है, इसके अपने राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और अंदर जो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है ये इनर मेम्ब्रेन है, जो अंतर्वलित होकर के फोल्डर स्ट्रक्चर जो जिसे हम क्रिस्टी कह रहे हैं, ये क्रिस्टी बनाती है। अब हम देखते हैं कि इसका इवोल्यूशन, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो इससे पहले का जो लेक्चर था क्लोरोप्लास्ट का, उसमें हमने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था, और हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन भी जो है वो बैक्टीरिया से हुआ है। तो सिम्बायोटिक थ्योरी जो है, इसमें एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो मरस्कोवस्की द्वारा दी गई। और इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे जो है एक हेट्रोट्रोफिक जो प्रोकैरियोट था उसमें, जैसे हम इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आर्किया और बैक्टीरिया, ये दोनों ही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म टाइप है इसके। और यहाँ जब सेल का निर्माण हुआ तो उसमें धीरे धीरे एक हेट्रोट्रोपिक सेल से इसमें धीरे धीरे न्यूक्लियस का निर्माण हुआ, तो यूकेरियोटिक सेल बनी। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो इवोल्व हुआ है वो एक हेट्रोट्रोफिक प्रोकैरियोटिक सेल जो थी, उनके द्वारा एक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो था उसको इंगल्फ किया गया, और उस इंगल्फ करने के दौरान वो बैक्टीरिया उसमें एडजस्ट कर गया और सहजीवन के रूप में ये दोनों आपस में रहने लग गए। कहने का मतलब कि उस पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के द्वारा जो फूड होस्ट सेल ग्रहण करती थी, उसी फूड को डिग्रेड करके एटीपी का प्रोडक्शन करके उस होस्ट सेल को दे रहा था। तो यहाँ दोनों को, एक को कि उस बैक्टीरिया को अंदर आश्रय स्थल मिल गया, उसको फूड अवेलेबल हो जाता था डिग्रेडेशन के लिए, और ये एटीपी प्रोडक्शन करके उस सेल को दे रहा था, तो दोनों का काम चल रहा था। तो ये जो है धीरे धीरे इसमें ऑर्गन्स का डेवलपमेंट जो हुआ है वो माइटोकॉन्ड्रिया का वो इसी फेज में हुआ। और ऐसे ही एक साइनोबैक्टीरिया जो है वो यदि इसमें
इसको इंगल्फ किया गया और वो आगे चल के क्लोरोप्लास्ट के रूप में विकसित हुआ। तो यहाँ जिसमें साइनोबैक्टीरिया नहीं है यूकेरियोटिक सेल में, केवल माइटोकॉन्ड्रिया युक्त सेल है, तो वो एनिमल सेल में कन्वर्ट हो गया और बाकी जो था वो प्लांट सेल में कन्वर्ट हो गया। तो एंडोसिम्बायोसिस जो है इसकी दो स्टेप देखते हैं। एक स्टेप जो है जिसमें ये ऑर्गेनेल के रूप में विकसित हुआ माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनेल के रूप में, और दूसरा जो है जिसमें क्लोरोप्लास्ट का निर्माण हुआ। अब हम देखते हैं इसका बायोजेनेसिस। इस पे कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेट लेवल पे भी आते हैं, फर्स्ट ग्रेड में या आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ कहे काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बनते कैसे हैं। तो प्रोसेस जो है वो कि वो पहले वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, उसी माइटोकॉन्ड्रिया से ये डेवलप होते हैं, नए बनते हैं। इसके बारे में जॉन होलेस्ली ने 1960 के अंदर सबसे पहले बताया, और बताया कि इसका जो लाइफ पीरियड जो है 5 to 10 डेज होता है और कंटिन्यूसली इसका ओरिजिन होता रहता है। तो ओरिजिन के बारे में यहाँ पे हम दो देख रहे हैं, फॉर्म वेरियस सेल मेम्ब्रेन, जिसके बारे में रॉबर्ट ने 1964 में बताया, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इनफोल्डिंग होती है, देन या और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फिजन के द्वारा या विखंडन के द्वारा, जिसमें पहले जो होते हैं प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उसी से ही ये विखंडित होकर के नहीं बनते हैं। कई बार ये भी आता है कि डी नोवो सिंथेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि उसमें वो ऑटोमेटिक जो है अपने आप सिंथेसिस होते हैं। ये थ्योरी दी गई थी लेकिन इसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब अभी जो है वो सबसे मान्य जो थ्योरी है इसकी वो है फिजन की, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ग्रोथ करते हैं और डिवाइड होते हैं, इसके अलावा दूसरा इसका नहीं है। तो यहाँ डायग्राम से हम समझ सकते हैं। तीसरा इसमें फ्यूजन से भी है, फ्यूजन और फिजन का साइकिल चलता है यहाँ पे, ये साइकिल हम यहाँ समझ सकते हैं। हम देखते हैं कि दो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपस में फ्यूज होकर के यहाँ फ्यूजन होता है, फ्यूजन होते ही वो माइटोकॉन्ड्रियल मास इंक्रीज होता है, और यहाँ ये फ्यूज्ड माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये अगेन आगे यहाँ पर फिजन होता है, इसका विखंडन होता है, और यहाँ इसका माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज होता है। तो एक जगह माइटोकॉन्ड्रियल मास इंक्रीज होता है वो होता है इसमें फ्यूजन से, और नंबर इंक्रीज होते हैं वो होते हैं फिजन से। तो यहाँ नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये जो है ऐसे ही ग्रोथ करते रहते हैं, देन डिवाइड होते रहते हैं। अब हम इसकी केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में 65% प्रोटीन, 35 to 40% लिपिड, सर्कुलर डीएनए होता है, आरएनए होते हैं, इसके अपने राइबोसोम 70s प्रकार के होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मुझे एंजाइम्स पाए जाते हैं, वेक्टर, विटामिन वगैरह इसमें पाए जाते हैं। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, और इसमें जो इसकी स्टडी सबसे पहले पेलाडे ने की, और इसमें जो स्ट्रैंड है 1950 में की। एनोलप सबसे पहले देखते हैं, तो इसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और दोनों ही मेम्ब्रेन जो है लिपोप्रोटीन की बनी हुई है, और 60 एंगस्ट्रम थिक होती है ये। अब यहाँ पे यदि हम आउटर मेम्ब्रेन को देखें, ये जो बाहरी तरफ मेम्ब्रेन जो है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, जिसमें ये पोर्स दिखाई दे रहे हैं जिसको हम पोरिन कहते हैं, ये स्मूथ होती है, सॉफ्ट भी होती है, रफ भी होती है, और प्लेन होती है। इस मेम्ब्रेन की खास बात यह है कि ये पूरी तरह से पारगम्य होती है, इसमें कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो आ जा सकते हैं, लेकिन वो वहाँ से बाहरी मेम्ब्रेन से आकर के बीच के स्पेस में इसमें आकर के एकत्रित हो जाते हैं, और यहाँ पे कई सारे पोर्स या छिद्र पाए जाते हैं। ये पोरिन जो होते हैं ये ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट प्रोटीन जो होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स, उससे मिलकर बने होते हैं, और मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन पूरे धंसे हुए रहते हैं। तो यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये पोरिन्स नजर आ रहे हैं, और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन यहाँ अंदर की तरफ है, आउटर मेम्ब्रेन जो है ये बाहर की तरफ यहाँ दिखाई दे रही है, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंतर्वलित हो जाती है, और ऐसे ये अंतर्वलित होकर के अंदर की तरफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और बीच का जो स्पेस होता है, ये तो दो मेम्ब्रेन के बीच का, इसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और अंदर जो है वो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और अंदर का स्पेस जो है वो मैट्रिक्स कहलाता है। हम क्लोरोप्लास्ट में इसको स्ट्रोमा कहते थे। अब जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है, यानी कि दो मेम्ब्रेन जो है उनके बीच का, यानी बाहरी और आंतरिक मेम्ब्रेन के मध्य का स्पेस जो है, इसमें यदि हम देखते हैं कि 40 to 70 इसमें एनम जो है वो ब्रॉड होती है, और लिक्विड जो है मैटर इसमें पाया जाता है। प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा होती है इसमें, आयरन और शुगर जो है वो
साइटोप्लाज्म के समान ही पाए जाते हैं, क्योंकि बाहर की मेम्ब्रेन जो होती है वो परमेबल होती है। अब हम इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो ये एक तरह से इरेगुलर इन्वेजिनेशन होता है इसका, और ये फोल्ड होती रहती है और स्प्रेड होती रहती है, अंदर की सरफेस में फैलती रहती है, और ये फोल्ड जो होते हैं यही क्रिस्टी कहलाते हैं या माइटोकॉन्ड्रियल्स कहलाते हैं। यह मेम्ब्रेन जो होती है वो पानी के या वाटर, यूरिया, ग्लिसरॉल और जितने भी माइक्रो चेन वाले फैटी एसिड होते हैं उनके प्रति ये पारगम्य होती है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये अंदर की आंतरिक मेम्ब्रेन है, आंतरिक झिल्ली, और बीच का स्पेस जो है वो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। और यहाँ पे ये जो अंदर की झिल्ली है ये अंतर्वलित होकर के क्रिस्टी बनाती है। अच्छा, क्रिस्टी की जो स्ट्रक्चर होती है वो एनिमल और प्लांट सेल में दोनों में अलग अलग होती है। प्लांट सेल में ट्यूबुलर होती है ये। तो अब इसमें यदि हम देखते हैं कि इसकी जो क्रिस्टी की सी साइड जो है वो हम अंदर की तरफ, ये इनर मेम्ब्रेन जो है वहाँ पे पाई जाती है, और यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और ये पार्टिकल जो है वो F1 पार्टिकल के नाम से जाने जाते हैं। और ये F1 पार्टिकल की यदि स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका काम होता है एटीपी का सिंथेसिस करना। और ये यदि इसकी स्ट्रक्चर आगे हम देखते हैं, संख्या इनकी बहुत ज़्यादा होती है, 10,000 से लेकर के 1 लाख तक संख्या जो होता है वो एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसकी पार्टिकल्स की पाई जाती है। और 3 पार्ट होते हैं इसके, एक तो इसका बेसल पार्ट होता है, एक बीच में इसका ये इसका बेसल पार्ट है, एक स्टॉक है, और देन बाहर की तरफ इसका हेड रीजन होता है। हेड रीजन जो है वो मैट्रिक्स की तरफ होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है, जो क्रिस्टी बनी हुई है आंतरिक मेम्ब्रेन से, इसमें बहुत सारे कई सारे F1 पार्टिकल, इसको हम ऑक्सीसोम भी कहते हैं। और यही जो पार्टिकल है ये एटीपी सिंथेटेज या एटीपी सिंथेज एंजाइम जो है कहलाता है, और इसमें कई सारे रेस्पिरेटरी चेन के एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं। इस प्रकार आगे हम देखते हैं कि ये पार्टिकल की स्ट्रक्चर एक्चुअल में है क्या। डिटेल जो है वो ये फिजियोलॉजी का पार्ट है, उसमें यदि हम देखते हैं एटीपी का प्रोडक्शन, यहाँ जो है ये मेम्ब्रेन है, आंतरिक मेम्ब्रेन, जिसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। और इस मेम्ब्रेन में ये जो इसके 2 पार्ट है, एक तो मिलते हैं F0 पोर्शन और एक आता है F1 पोर्शन। और ये जो F1 पोर्शन जो है हेड रीजन, ये मैट्रिक्स की तरफ रहता है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एटीपी जो प्रोड्यूस होते हैं वो मैट्रिक्स में होते हैं। तो यहाँ जो F0 जो बना हुआ है, ये टोटल जो है वो एक तरह से 12 जो है वो ट्यूबुलर ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो 12 होते हैं ये इसके बीच में पोरिन है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर ये है कि प्रोटॉन का एक मोटिव फोर्स क्रिएट होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट मेम्ब्रेन की तरफ। तो यहाँ प्रोटॉन मूव करते हैं इसके थ्रू, क्योंकि प्रोटॉन अपनी अगेंस्ट ग्रेडियंट जो है वो मूव करते हैं। तो मूव करेगा तो ये माना जाता है कि लगभग 3 प्रोटॉन जो है एक बार मूव करता है, ये तो ये राउंड पूरा ये जो इसका F0 पोर्शन है पूरा राउंड घूमता है। जैसे हम देखते हैं कि गाड़ी के जो टायर होता है उसके अंदर जैसे बेरिंग होता है, बेरिंग कैसे घूमता है, ऐसे ही एक राउंड करता है, एक प्रोटॉन निकलता है। ऐसे 2-3 राउंड में 3 प्रोटॉन निकलते हैं, तब माना जाता है कि 3 प्रोटॉन बराबर 1 एटीपी निकलता है। ये रेशो लगभग माना जाता है। तो इसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इसमें कई सारे जो है प्रोटीन की सब यूनिट होती है, 2 अल्फा की होती है, 2 बीटा की होती है, ऐसे गामा की होती है, देन एप्सिलॉन होता है, और ये इसमें बहुत सारे अलग अलग सब यूनिट्स पाई जाती है। अब हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स रीजन में। मैट्रिक्स जो है वो अंदर का स्पेस होता है, जेल लाइक होता है, डेंस होता है, होमोजेनस होता है, और इसमें कई सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, को एंजाइम्स होते हैं, जैसे NAD है, NADP है, ATP है, और ADP है। साथ ही इसमें राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं, RNA और DNA पॉलीमरेज जो है वो भी इसमें पाए जाते हैं, और जिसके कारण से इनमें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन जो है वो सारी प्रोसेस जो है वो इनकी स्पेसिफिक पाई जाती है। और साथ ही साथ इसमें कैल्शियम और हाइड्रोजन फॉस्फेट जो है वो भी आयन पाए जाते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को हम ब्रीफली देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है ये स्मॉल होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड क्रोमोसोम होता है, और लगभग बेस पेयर जो है उसके 16,569 की बेस पेयर के आसपास की स्ट्रक्चर होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये मल्टीपल कॉपीज इसकी पाई जाती है, और लगभग इसमें देखते हैं कि 37 जीन्स होते हैं जो कि एनकोड करते हैं राइबोसोमल RNA और ट्रांसफर RNA को। 13 माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स को भी ये एनकोड करते हैं, और इसेंशियल जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है डेवलपमेंट की और माइटोकॉन्ड्रिया के मल्टीप्लिकेशन की, वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर रहती है। और पूर्णतः ये अपने आप में ये डिपेंडेंट नहीं है,
और न ही ये उसमें न्यूक्लियर डीएनए पे डिपेंड है, न ये खुद। तो दोनों एक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो होता है उसमें भी हम देखते हैं इसका एग्जांपल कि न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन या मिल करके ये आपस में करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ यदि हम देखते हैं कि ये डबल स्ट्रैंड जो है वो डीएनए है, और डबल स्ट्रैंड डीएनए में हम इसकी स्ट्रक्चर को यदि समझना चाहें तो इसमें जो येलो रीजन है ये राइबोसोमल आरएनए को बनाने वाला पार्ट है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर, ये एक्चुअल में जो रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसके कॉम्प्लेक्स जो है वो उनको बनाने वाला पोर्शन है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो ग्रीन रीजन का है इसमें एनएडीएस डिहाइड्रोजनेज के एंजाइम बनाने वाला पार्ट है, ND1, ND2, ऐसे 3, 4, 5, ऐसे ही थर्ड और फोर्थ के पोर्शन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं F0, F1 एटीपी सिंथेज, ये पोर्शन जो है जो एटीपी का फॉर्मेशन करने वाला पार्ट है। ऐसे ही ट्रांसफर आरएनए और नॉन कोडिंग जीन का। अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये एक साइटोप्लाज्मिक माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन हमने बता रखी है, इसमें डायग्राम में शो कर रही है, और ऊपर की तरफ इसमें जैसे साइटोसोल रीजन है और ये इसमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन जो है, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस से एक ग्लूकोज का अणु जो है टूटता है, दो इसमें पायरिक एसिड बनते हैं, और ये पायरिक एसिड जो होता है ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है और वो सिट्रिक एसिड में जाता है। और सिट्रिक एसिड साइकिल जब चलता है तो हम जानते हैं कि इसमें एटीपी भी बनते हैं और इसमें NADS भी बनता है और NAFADS2 भी बनते हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी एनर्जी मोलिक्यूल होते हैं ये अपने अपने कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स जो NADS डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स होता है, दूसरा FAD वाला होता है, ऐसे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये अपने अपने एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोटोन मोटिव फोर्स यानी कि प्रोटोन आगे इसमें मूव करते हैं, और ये प्रोटोन जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो होता है दो मेम्ब्रेन के बीच का, वहाँ पे प्रोटोन की कॉन्सेंट्रेशन इसमें जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और ये प्रोटोन यहाँ मूव कर जाते हैं, और यहाँ प्रोटोन जो है ये अंदर कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो बाहर से ये अगेंस्ट ग्रेडियंट प्रोटोन जो है वो एटीपी सिंथेज के थ्रू आते हैं। तो ये प्रोटोन कॉम्प्लेक्स के थ्रू जो है वो इनर मेम्ब्रेन में जाते हैं और फिर ये मूव करके अंदर की तरफ आते हैं, और जब ये एटीपेज के थ्रू आते हैं तो यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें एटीपी का निर्माण होता है, और ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो एटीपी सिंथेसिस, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, एटीपी सिंथेसिस होती है, और ये मसल सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा इसमें पाई जाती है। इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है इसका जो हम देखते हैं कि ये एक सेमी ऑटोनोमस है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, और यदि हम मदर एक में देखते हैं तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल जो होते हैं डीएनए ये स्टोर रहता है और मैटरनल इनहेरिटेंस को शो करता है। ऐसे ही जो एटीपी मॉलिक्यूल होता है उसका भी ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो मेम्ब्रेन के थ्रू, और हीट का प्रोडक्शन होता है। देन कई आयंस जो होते हैं उसको भी एक्यूमुलेट करने का काम होता है, जैसे हीम, फेरिटिन इत्यादि। इस प्रकार हमने जो है एक माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को इसका उस पर चर्चा की, और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिएगा इसको। थैंक यू वेरी मच।